Chem Chemistry. So, beta, in this video, I'm going to discuss the mistakes which you often do in your board exam. And this video will be very very beneficial for you because आपका नेक्स्ट पेपर अब केमिस्ट्री का ही है. ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को बहुत ही केयरफुली देखिए बेटा, और इसको इम्प्लीमेंट भी करिए. ठीक है, तो आई एम डैम श्योर दैट यू आर गोइंग टू गेट लॉट ऑफ बेनिफिट आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो, और आपके मार्क्स भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे आएंगे. ठीक है, तो सबसे पहले हमारा जो कॉमन मिस्टेक है वो है रीड द क्वेश्चन पेपर वेरी केयरफुली. ठीक है, आप लोग क्या करते हो, कई बार पेपर में जो क्वेश्चन होता है उसको आप केयरफुली नहीं पढ़ते हैं, जिसकी वजह से यू हैव टू सफर. तो फॉर एग्जांपल, अगर आपसे ऑप्शन में पूछा है इनकरेक्ट, ठीक है, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन, तो विदाउट सीइंग कि इसमें इनकरेक्ट पूछा है, आप लोग कई बार करेक्ट ऑप्शन पे करेक्ट टिक कर देते हैं. ठीक है, तो आपको ये चीज का ध्यान रखना है. ऐसे ही आपको जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, कई बार उसमें सिर्फ एक ही क्वांटिटी नहीं, दो तीन क्वांटिटीज पूछी हुई होती हैं. ठीक है, और वो भी कई बार आप मिस कर देते हैं. फॉर एग्जाम्पल, किसी क्वेश्चन में आपसे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी पूछा है और डिसोसिएशन कांस्टेंट भी पूछा है. ठीक है, तो आप क्या करते हैं, आप डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैलकुलेट कर लेते हैं, डिसोसिएशन कांस्टेंट नहीं करते हैं. ठीक है, ऐसे ही अगर आपसे जो आपके कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज वाले क्वेश्चन है, तो उसमें आपको बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन पूछा है, तो आप क्या करते हैं, कई बार सिर्फ आप डेल्टा टीबी निकाल के आ जाते हैं और उसके बाद आप बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन नहीं निकालते हैं. तो ये सब चीजों को आपको ध्यान रखना है. ठीक है, कि आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या है. सेकेंड आता है आपका केयरफुल अबाउट द क्वेश्चंस रिलेटेड टू वेंट ऑफ फैक्टर. अब ये पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये एक कॉमन क्वेश्चन है जो हम देखते आ रहे हैं इतने सालों से कि बच्चे इस क्वेश्चन में बहुत मिस्टेक करते हैं. ठीक है, उनको आता है एक क्वेश्चन, बट समहाउ दे मिस टू यूज वेंट ऑफ फैक्टर इन द न्यूमेरिकल. ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है बेटा, जैसे आपके जो भी इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, फॉर एग्जाम्पल K2SO4 हो गया, MgSO4 हो गया, MgCl2 हो गया, तो ये जो भी आपके आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, तो जो भी आपके इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उसमें आपका फॉर्मूला जो लगेगा उसमें आई फैक्टर भी इंक्लूड होगा. ठीक है, आप आई को इनकॉर्पोरेट करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप डेल्टा TF वाला क्वेश्चन ले लीजिए, तो डेल्टा TF में आप डेल्टा TF इज इक्वल टू IKF/M. ठीक है, आप वेंट ऑफ फैक्टर भी लगा के आएंगे. ठीक है, सिमिलरली जो नर्स्ट इक्वेशन वाले क्वेश्चंस होते हैं उनमें आप एक्सपोनेंट्स को कई बार मिस कर देते हैं. ठीक है, तो ये भी मिस्टेक आपको नहीं करनी है. फॉर एग्जांपल, अगर मैं ये क्वेश्चन लूँ, मैं कोई एक सेल ले रही हूँ, ठीक है, एल्यूमिनियम 3+ एंड आयरन Fe2+ स्लैश Fe. ठीक है, तो इस क्वेश्चन की अगर मैं आपको नर्स्ट इक्वेशन कहूँ, तो कई बार बच्चे क्या करते हैं, इसको आप इस तरीके से बना लेते हैं, ई सेल इज इक्वल टू E0 सेल माइनस 0.059/n लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Al3+ अपॉन Fe2+. ठीक है, तो आप लोग क्या करते हैं, आप इसमें खाली कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स लिख देते हैं, उनकी पावर यहाँ पे मिस कर देते हैं. ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, आप जो भी आपको नर्स्ट इक्वेशन वाला क्वेश्चन होगा, आप उसकी पहले केमिकल इक्वेशन लिखेंगे, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखेंगे, उसके बाद ही आप बेटा नर्स्ट इक्वेशन लिखो. ठीक है, तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन जब आप लिखोगे, तो आप देखोगे कि एल्यूमिनियम 3+ का जो कोफिशिएंट होगा वो 2 होगा, और Fe2+ का जो कोफिशिएंट होगा वो 3 होगा. ठीक है, तो इस तरीके से आपको यहाँ पे इसके जो एक्सपोनेंट्स हैं इनको भी ध्यान रखना है. ठीक है, नेक्स्ट आता है केयरफुल अबाउट द क्वेश्चंस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट. तो ये पॉइंट मैंने आपको पहले ही डिस्कस करा है कि अगर आपको जो भी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी वाले न्यूमेरिकल्स हैं जिसमें आपको बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन निकालना है या फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन निकालना है, तो आप डेल्टा TB और डेल्टा TF के बाद आप क्या करेंगे, वहां पे आप उसका सोल्यूशन का भी कैलकुलेट करेंगे, खाली डेल्टा T कैलकुलेट करके नहीं आएंगे. ठीक है, आपको पता है बॉइलिंग पॉइंट के केस में एलिवेट कर जाता है. ठीक है, तो आप क्या करेंगे, जो भी आपका सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट होगा वो सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट में ऐड हो जाएगा. ठीक है, सॉल्वेंट का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा, जैसे जनरली हम वाटर ही लेते हैं, तो उसका 100 डिग्री सेल्सियस होता है, दैट मीन्स आपका 373 केल्विन होता है. ठीक है, तो 373 केल्विन में आप क्या करेंगे, डेल्टा TB की वैल्यू को ऐड करेंगे. ठीक है, ऐसे ही जो फ्रीजिंग पॉइंट वाला क्वेश्चन होता है, अगर आपको फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन निकालना है बेटा, ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप उसमें जो डेल्टा TF जो आएगा आपका, डेल्टा TF आप सॉल्वेंट के फ्रीजिंग पॉइंट में से माइनस करेंगे, क्योंकि आपको पता है सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट हमेशा डिप्रेस होता है, हमेशा कम होता है सॉल्वेंट से. तो जो सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट होता है, सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट अगर हम वाटर लें तो 273 होता है, तो 273 केल्विन में से आप माइनस करेंगे डेल्टा TF को, तो आपको क्या मिलेगा, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन मिलेगा. ठीक है, तो ये कॉमन मिस्टेक
मिस्टेक होती है बच्चे, कई बार आप लोग क्या करते हो, जब बॉइलिंग पॉइंट वाला क्वेश्चन होता है आप उसमें 273 ले लेते हो, फ्रीजिंग पॉइंट वाले में आप 373 ले लेते हो। आपको ये ध्यान रखना है बेटा कि फ्रीजिंग पॉइंट वाले में आपका, क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट वाटर का 0 डिग्री सेल्सियस होता है तो आप 273 लेंगे, ठीक है। ऐसी बॉइलिंग पॉइंट वाले में 100 डिग्री सेल्सियस होता है तो आप 273 नहीं लोगे, आप 373 लोगे, ठीक है। तो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल वाइल यू आर अटेम्प्टिंग द पेपर। आपको बहुत अच्छे से क्वेश्चन को भी पढ़ना है एंड बी काम एंड कूल, बहुत कूलली आपको पेपर को सॉल्व करना है, बिकॉज केमिस्ट्री का पेपर कभी भी लेंथी नहीं होता है एंड यू गेट एम्पल टाइम टू फिनिश योर पेपर, ठीक है। तो आप इसको बहुत अच्छे से अटेम्प्ट करें, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका करेक्ट साइन इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर। अब ये एक ऐसी कॉमन मिस्टेक है जो हमें भी खराब लगता है जब हम बच्चों के मार्क्स इसमें डिडक्ट करते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपसे जो ऑर्डर पूछा है, अगर आपसे इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछा है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ कि ए का कोई भी आपसे पूछा है, कोई आपको रिएक्टिविटी ऑर्डर पूछा है और रिएक्टिविटी ऑर्डर में आपको पता है कि ए की रिएक्टिविटी हाईएस्ट है, ठीक है, बी की उससे कम है और सी की सबसे कम है, और क्वेश्चन में पूछा है रिएक्टिविटी ऑर्डर इंक्रीजिंग में, ठीक है। तो इंक्रीजिंग में आप ऐसे नहीं लिख सकते बेटा, आप ये आपने जो ऑर्डर लिखा है दिस इज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। आपको अपने आंसर को कैसे लिखना पड़ेगा, आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। सो दिस इज द करेक्ट वे ऑफ गिविंग द आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो आपको लगेगा कि मैम ये दोनों ही बातें एक जैसी तो हैं, दोनों ही आंसर में मैंने ए की तो रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा बताई है, ठीक है, आप अपनी जगह ठीक है, बट क्वेश्चन की लैंग्वेज को आप समझिए बेटा। क्वेश्चन में पूछा है इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है, तो इसलिए आपका दिस इज द राइट वे, ओके। नेक्स्ट आता है ऑलवेज राइट द फॉर्मूला एंड पोस्ट द करेक्ट डेटा इन द वर्किंग फॉर्मूला। अब ये भी एक कॉमन चीज है, देखो हमारे जो न्यूमेरिकल्स होते हैं बेटा उनमें स्टेप मार्किंग होती है, ठीक है। करेक्ट फॉर्मूला आप लिखेंगे, हाफ मार्क होगा, फिर सब्सटीट्यूट करेंगे और हाफ मार्क होगा, ठीक है। फिर आप उसमें थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, 1 मार्क होगा, फिर फाइनल आप आंसर देंगे, फाइनल आंसर के अलोंग विद द यूनिट एक और नंबर होगा। तो इनके स्टेप मार्किंग होती है। तो अगर आप जनरल फॉर्मूला नहीं लिख रहे हैं तो आपको मार्क्स आपको लूज करने पड़ेंगे, ठीक है। तो आप जब भी न्यूमेरिकल करेंगे तो आप डायरेक्टली सब्सटीट्यूशन से नहीं करेंगे, उसे सब्सटीट्यूट नहीं करेंगे, आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप उसमें जनरल फॉर्मूला लिखेंगे, ओके। नेक्स्ट है बेटा डिस्टिंग्विश टेस्ट। डिस्टिंग्विश टेस्ट में भी आपको केयरफुल रहना है। आप फॉर एग्जांपल अगर आपको एल्डिहाइड और कीटोन का डिस्टिंग्विश पूछा है, ठीक है, तो आप लोग क्या करते हैं, समटाइम्स यू जस्ट राइट द नेम ऑफ द टेस्ट एंड यू राइट इट गिव्स टॉलेंस टेस्ट। अब वो इट किसको इंडिकेट कर रहा है, वो एल्डिहाइड के लिए लिख रहे हैं आप या कीटोन के रेस्पेक्ट में लिख रहे हैं, वो नहीं पता चलता है, ठीक है। तो आप नेम ऑफ द कंपाउंड भी लिखेंगे कि जो भी आप टेस्ट लिख रहे हैं, आइडोफॉर्म टेस्ट लिख रहे हैं या टॉलेंस टेस्ट लिख रहे हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट ले रहे हैं, लुकस टेस्ट ले रहे हैं, वो जो भी आप टेस्ट ले रहे हैं वो जिसके भी रेस्पेक्ट में, जिस कंपाउंड के रेस्पेक्ट में लिख रहे हैं उस कंपाउंड का आप नेम भी मेंशन करेंगे, ठीक है। साथ ही साथ आप लोग ऑब्जर्वेशन जरूर मेंशन करिए कि आपका जो टेस्ट है, जो भी आइडोफॉर्म टेस्ट है तो उसमें येलो पीपीटी आ रहा है, टॉलेंस टेस्ट है तो उसमें आपका सिल्वर मिरर आ रहा है, फेलिंग टेस्ट है तो आपका रेड पीपीटी आ रहा है। तो जो भी आपका रिजल्ट है आप रिजल्ट भी जरूर मेंशन करेंगे, ठीक है। डिस्टिंग्विश टेस्ट के ऊपर मैंने कंप्लीट वीडियो बनाया हुआ है, तो आपको अगर डिस्टिंग्विश टेस्ट में प्रॉब्लम आ रही है, आप नहीं कर पा रहे हैं, तो प्लीज यू कैन गो थ्रू दैट वीडियो और आपको काफी हेल्प मिलेगा उसको देख के, ठीक है। नेक्स्ट है आपका डू द कैलकुलेशंस करेक्टली एंड राइट द प्रॉपर यूनिट्स। तो ये भी आपको ध्यान देना है बेटा कि जो भी आपका फाइनल आंसर होगा न्यूमेरिकल में वो विदाउट यूनिट नहीं होना चाहिए किसी भी हालत में, ठीक है। आपको यूनिट जरूर लिखना है, अदरवाइज यूनिट नहीं लिखने के आपके हाफ मार्क डिडक्ट होता है, ठीक है। ऐसे ही कैलकुलेशंस आपको करेक्टली करनी है। आप पहली बार में जो कैलकुलेशन करेंगे आप बहुत पेशेंटली करिए, आराम से करिए, ठीक है, अपनी स्पीड के साथ करिए। कोशिश करिए कि जो भी आपके न्यूमेरिकल्स हैं उनमें 3 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, ठीक है। तो आपका केमिस्ट्री का पेपर कभी भी बहुत लेंथी नहीं होता है, वो हमेशा बिफोर टाइम ही होता है। तो आप कैलकुलेशन फर्स्ट टाइम में ही करेक्ट करिए, बिकॉज एक बार अगर आपकी कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो जाती है तो दोबारा से उसको आइडेंटिफाई करना कि आप कहाँ पे रॉन्ग है, कहाँ पे मल्टीप्लाई या डिवाइड आपने रॉन्ग किया है, वो बड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखिए आप। नेक्स्ट है आपका राइट आयुपेक नेम ऑफ द कंपाउंड्स एंड द रिएजेंट्स इन ऑर्गेनिक रिएक्शंस, ठीक है। जो भी आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शंस लिख रहे हैं उसमें आप एलडी उसमें आप रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के आयुपेक नेम जरूर लिखिए, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है। ऐसे ही रिएजेंट्स कई बार आप क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल एल्डोल रिएक्शन है तो एल्डोल में आपको पता है अगर मैं इथेनॉल ले रही हूँ तो इथेनॉल को मैं 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेनॉल लूंगी, ठीक है। तो उसका मैं डाइल्यूट NaOH के साथ रिएक्शन करके फिर मेरा 2 हाइड्रोक्सी आपका ब्यूटेनॉल बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो प्रोडक्ट बनेगा
वो प्रोडक्ट डाइल्यूट NaOH के बगैर नहीं बनेगा। तो कई बार आप क्या करते हैं, आप यहाँ पे वो तो लिख देते हैं, आप रिएक्टेंट्स लिख लेते हैं, प्रोडक्ट लिख लेते हैं, बट आप उसके बाद आप ये भूल जाते हैं कि यहाँ पे डाइल्यूट NaOH भी लिखना था। ठीक है, जो मेन रिएजेंट है वो आप मिस कर देते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये आपका नहीं छूटना चाहिए। नेक्स्ट इज आपका है सी प्रॉपरली अबाउट द चॉइसेस गिवन इन 4 मार्कर क्वेश्चन। 4 मार्कर जो क्वेश्चंस होते हैं आपको पता है वो आपका 1, 1, 2, ठीक है, इस टाइप से होते हैं। ए पार्ट 1, बी पार्ट 1 और सी पार्ट आपका 2 मार्कर होता है। और यहाँ पे जनरली आपकी जो चॉइस होती है वो सी मार्कर में ही होती है। ठीक है, जो सी पार्ट होता है उसमें 2 मार्कर वाले क्वेश्चन में उसमें आपकी चॉइस होती है। ठीक है, तो ये भी देखा गया है कि कई बार बच्चे इस चॉइस में मिस्टेक कर लेते हैं। उन्हें लगता है कि ये जो ABC है, ये पूरा ABC इस पूरे इस सी के साथ चॉइस पे है। तो ये आपको केयरफुल रहना है, बोर्ड में कभी भी ऐसा नहीं होगा। ठीक है, अगर आपको इन केस अगर वहां पे प्रिंटिंग एरर है और आपको लग रहा है तो प्लीज आप ध्यान रखिए, आप ए और बी जो क्वेश्चन है ये कॉमन ही होता है 4 मार्कर में, और सी जो क्वेश्चन होता है, सी पार्ट जो होता है उसमें चॉइस होती है। ठीक है, तो ये एक बार एक एग्जाम में हुआ था, तो बच्चे काफी यहाँ पे कंफ्यूज हुए थे, जिसकी वजह से उनके मार्क्स यहाँ पे डिडक्ट हो गए थे। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है राइट कंप्लीट आंसर इन द रीजनिंग क्वेश्चन एंड हाईलाइट द कीवर्ड्स। अब ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। रीजनिंग क्वेश्चन में बेटा आपको बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं लिखना होता, आपको टू द पॉइंट आपको आंसर लिखना होता है। कुछ कीवर्ड्स होते हैं, बस आपको ये याद रखना है कि आपको हर क्वेश्चन के, रीजनिंग क्वेश्चन के कीवर्ड्स अच्छे से याद हों। ठीक है, तो उसमें बहुत डिटेल आपको देने की जरूरत नहीं है, दैट यू विल जस्ट वेस्ट योर टाइम अगर आप इतना उसको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे तो। ठीक है, नेक्स्ट इज अटेम्प्ट द क्वेश्चंस विदाउट ब्रेकिंग द ऑर्डर। कोशिश करिए कि आपके जो क्वेश्चंस हैं वो टीचर को, आपके एग्जामिनर को बहुत ज्यादा इरिटेट ना करें। ऐसा नहीं कि आप 17th क्वेश्चन कहीं कर रहे हैं और उसके बाद 17th के बाद 26 कर रहे हैं, देन 20, देन 35, 33 क्वेश्चन कर रहे हैं, तो आप ये नहीं करिए। ठीक है, आप सेक्शन वाइज जरूर कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं मैम हमें पहले 5 मार्कर करने हैं, तो ठीक है, आप पहले 5 मार्कर कर लीजिए, फिर उसके बाद 4 मार्कर, इस तरीके से कर सकते हैं। बट ऐसे मत करिए कि आप कि सेक्शन के जो क्वेश्चंस हैं वो डिफरेंट सेक्शन के क्वेश्चन मिक्स करके कर रहे हैं। सो ट्राई नॉट टू डू इट। ठीक है, नेक्स्ट है कैलकुलेट आंसर अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है बेटा, जो भी वैल्यूज जनरली जो स्मॉल वैल्यूज होती हैं, जैसे आपकी डेल्टा TB, डेल्टा TF या फिर मोल फ्रैक्शन हो गया, तो कुछ कुछ जो आपके बहुत जिसमें स्मॉल वेरिएशन होता है, जिनके आंसर्स बहुत कम वैल्यूज में आते हैं। ठीक है, तो उनमें या वेंटो फैक्टर की वैल्यू हो गई, तो उनको आप कैलकुलेट करिए, अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस तक आप उसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है स्टार्ट कन्वर्जन्स फ्रॉम फाइनल कंपाउंड। ये आपको बहुत हेल्प करेगा। जनरली ऐसा होता है कि बच्चे जो भी कन्वर्जन करते हैं तो उसमें वो स्टक हो जाते हैं, उन्हें समझ में नहीं आता है कि हमें इस रिएक्टेंट से ये वाला प्रोडक्ट कैसे बनाना है। ठीक है, मतलब इस स्टार्टिंग कंपाउंड से फाइनल कंपाउंड कैसे बनाना है। तो इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन द फर्स्ट कंपाउंड जहां से आपको स्टार्ट करना है, ऑलवेज ट्राई टू स्टार्ट फ्रॉम द फाइनल कंपाउंड। जिसको आपको बनाना है आप उसको ध्यान में रखिए कि उसको बनाने के लिए कौन कौन से हमारे रिएक्शंस यूज हो सकते हैं। ठीक है, तो आप स्ट्रेट ना जाके आप टूवर्ड्स बैक जाइए। ठीक है, आप बैक से स्टार्ट करिए, मतलब आप फाइनल कंपाउंड से आप अपने इनिशियल कंपाउंड की तरफ जाएंगे तो आपको डेफिनेटली वो कन्वर्जन सॉल्व हो जाएगा। सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट टिप्स बेटा, जो आपका फर्स्ट डे होगा आफ्टर योर फिजिक्स पेपर, जब आप केमिस्ट्री के पेपर के लिए प्रिपेयर करेंगे, तो आप फर्स्ट डे में ये सारी चीजें ध्यान रख सकते हैं। सबसे पहले आप फॉर्मूला शीट बना सकते हैं, क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करें। ठीक है, तो अगर बनी हुई है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आप सारे फॉर्मूला जो भी न्यूमेरिकल्स हैं आप उनके ऊपर बेस आप एक फॉर्मूला शीट बना लीजिए। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट मैंने यहाँ पे टॉपिक्स हाईलाइट करे हैं, जैसे सेल्स हैं, सेल के केमिकल रिएक्शंस देख लीजिए। लेड सेल हो गया, आपका ड्राई सेल हो गया, ठीक है, मर्करी सेल हो गया। लेड सेल ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फ्यूल सेल भी इंपॉर्टेंट है, KMnO4 K2Cr2O7 इसकी प्रिपरेशन इंपॉर्टेंट है। अमाइंस का जो एक कन्वर्जन चार्ट है, ठीक है, अमाइंस का कन्वर्जन चार्ट आप जरूर देख सकते हैं। उसके बाद जो भी आपको जो जीरो और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है उसके स्लोप जरूर देख लीजिए, उनका ग्राफ देखें और उनका स्लोप भी जरूर देखिए कि उसका स्लोप क्या है और उसका इंटरसेप्ट। ये आजकल MCQ में बहुत ज्यादा क्वेश्चन ट्रेंडिंग है। ठीक है, नेम रिएक्शन सारे आप बहुत अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जब भी आप रिवीजन करें क्यूमुलेटिव तरीके से करें। क्यूमुलेटिव मींस जब आप हेलो एल्केन्स कर रहे हैं, उसके बाद जब आप अल्कोहल कर रहे हैं, तो आप सिर्फ अल्कोहल मत करिए, आप अल्कोहल के साथ साथ एक बार हेलो भी रिवाइज करिए। ऐसे ही जब आप फोर्थ ऑर्गेनिक पे पहुंचते हैं, जब आप एमाइंस पे पहुंचते हैं, तो सिर्फ एमाइंस मत करिए,
है ना। एमाइंस करने के साथ साथ आप एक बार उसको जो आपका प्रीवियस चैप्टर्स हैं आपके, एल्डिहाइड कीटोन है या एल्कोहल है या हेलो है, उनको भी तो एक क्यूमुलेटिव तरीके से पढ़िए, ठीक है। और डी ब्लॉक अगर मैं बात करूं तो डी ब्लॉक जो चैप्टर है इसके ये एनसीईआरटी क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, ठीक है। बट साथ के साथ आप इसके पीवाईक्यू जरूर देख लीजिए, बिकॉज ये आपका इनऑर्गेनिक है। इनऑर्गेनिक में क्वेश्चंस में आपको जो कीवर्ड्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है लर्न करने, और बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें से फ्रेम हो सकते हैं, तो पीवाईक्यूज आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे, ठीक है। ऐसे ही ऑर्गेनिक के कन्वर्जेंस भी आप पीवाईक्यू से करेंगे तो आपको एक अच्छा प्रैक्टिस मिलेगा, ठीक है। और ये हमने आपको पहले ही बताया है कि जो भी आपके आंसर होंगे उसमें जो रीजनिंग क्वेश्चन होंगे स्पेशली उसमें आप कीवर्ड्स को हाईलाइट करिए, अपना प्रेजेंटेशन बहुत ही अच्छा बनाइए बेटा, ठीक है। जितना ज्यादा आप अपने कीवर्ड्स को हाईलाइट करेंगे, नीटली वर्क करेंगे, सो दैट एड्स वैल्यू टू योर प्रेजेंटेशन, एंड आई बिलीव दैट you all will get lot of benefit after you follow these points, और आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं, ठीक है। तो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम। गॉड ब्लेस यू ऑल।